Online lecture is System of Medicine, the new era of electrohomeopathic. A study guidance center, human body, the nervous system, and electrohomeopathic medicine. Part 15. Welcome, participants and attendants. The nervous system and electrohomeopathic medicine. The nervous, the nervous system is the body, communication and control network. जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो पूरे बॉडी से कम्युनिकेट करती है और कंट्रोल करती है, जिसका एक पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर फैला होता है। अगर ये कहीं पे भी फेल होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। डिजीज़ की कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रो बताया गया है कि हमारी मेडिसिन इलेक्ट्रोहोमोपैथ सिस्टम पे काम करती है। तो जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम जो है एक साथ एक दूसरे से मिले होते हैं। नर्वस सिस्टम का काम है बॉडी के अंदर अलर्ट करना, मैसेज ट्रांसमिट करना, बॉडी के ऑर्गन को, सेल्स को, टिश्यूज़ को कम्युनिकेट करना और उनके रिक्वायरमेंट को एहसास कराना या बताना, और बॉडी के अंदर डिमांड को पैदा करना। इसमें हमारी भूख भी लगी हुई है, स्मेल पावर भी है, हमारे विज़न पावर भी है, हमारे जो फीकस पास करते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल है, ये भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी का रेक्टम अगर कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो कई बार ऐसा देखा होगा कि जब डर होती है तो बच्चे अक्सर पेशाब कर देते हैं, और बड़े भी कभी-कभी होता है डर से पेशाब कर देते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम हमारा एकदम से डाउन कंडीशन में होता है, और या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि बीपी हाई होने पर भी लूज़ मोशन शुरू हो जाता है या यूरिन पास हो जाता है। तो ये हमारा पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम, किसी भी डिज़ीज़ में हम अपने बॉडी के नर्वस सिस्टम को नहीं भूलते। कंटिन्यू इस नेटवर्क को भी हम मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोपैथ में। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और ये जो रिसीव करती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करती है एनवायरनमेंट के थ्रू, वातावरण के थ्रू। जैसे कि गर्मी बढ़ रही है तो हमें प्यास लग रहा है, पसीना छू निकल रहा है, स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग से क्या है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर, जो बाहर की हीट आ रही है हमारी बॉडी को स्वेटिंग करके उसे स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोसेस इट इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये जो प्रोसेस होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू। ब्रेन, नर्वस सिस्टम का जो मेन सोर्स है वो ब्रेन ही है, लेकिन बॉडी के सरफेस में दूर तक पूरी बॉडी में फैलना वो स्पाइनल कार्ड की जो सेंसरी नर्व्स हैं उनके थ्रू होता है। एंड द सेंड सिग्नल्स मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। ये जो सिग्नल्स हमारा नर्वस सिस्टम है, ये मसल्स को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कई बार देखा गया है कि मसल्स चढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रिलैक्स नहीं होता, तो उसे हम अ, बहुत स्पीडली जो है उसे पुशअप करने लगते हैं और उसे मसाज देते हैं, जिससे कि वो अपनी जगह वापस हो जाए। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का प्रॉपर वे में काम करना और एबनॉर्मल काम करना भी नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। फ्लूइड का सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन, ये ग्लैंड्स के थ्रू डिसाइड होता है। सॉरी, लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे आई बॉल को वॉश करती है, आई सरफेस को वॉश करती है। अगर किसी भी चीज़ का अगर एनवायरनमेंट में है, जैसे कि फॉग वगैरह, धुआं जिसे कह लें, तो आँख में जैसे ही
लगता है या कोई चीज़ क्रिस्टल्स जाते हैं या डस्ट जाता है तो फ़ौरन लैक्रिमस सिक्रेशन शुरू हो जाता है, क्लीन करना शुरू कर देती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ इन जाती है नोज़ के ज़रिए, रेस्पिरेटरी के ज़रिए, तो हमारे अगर वो थ्रोट के थ्रू लंग्स तक पहुँच रही है, ट्रेकिया तक पहुँच रही है तो खाँसी आना शुरू हो जाती है। नोज़ के थ्रू अगर नोज़ के सरफेस पे लगती है तो छींकें आना शुरू हो जाती है, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कोई चीज़ की बघार होती है, तड़का होता है, किचन में कुछ जल जाता है तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं। मिर्ची की कहीं भी अगर स्मेल आती है तो भी छींकें आना शुरू हो जाती है। सुरती जिसे खैनी कहते हैं, यूपी और बिहार साइड पे ये खाई जाती है, तम्बाकू होता है। तो इसे पास में बैठा कोई अगर उसे साफ़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के थ्रू होती हैं। एंड ऑर्गन्स टू कोऑर्डिनेट, ऑर्गन का काम है कोऑर्डिनेट करना। ये ऑर्गन कोऑर्डिनेशन अगर हमारा इम्बैलेंस होता है, ब्रेन का अगर इम्बैलेंस हो गया तो पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। इसमें आपने देखा होगा पैरालाइज भी जो है, पैरालिसिस भी इसी का एक पार्ट है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी एक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इट इज़ अ डिवाइड, जब हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो डिमांड है वो नहीं होना, या फिर इंसुलिन एब्स प्रोडक्शन एब्सेंस हो जाना, या डिफिशियंसी होना, या फिर हमारा पैंक्रियाज का प्रॉपर वर्क ना करना, ब्लॉकेज हो जाना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को क्लीन अप करता रहता है। हमारा रूटीन में यूरिन पास होना, हमें प्यास लगना, प्यास का एहसास होना, स्वेटिंग होना, स्टूल का पास होना, तो ये कंडीशन हमारी बॉडी के मेंटेन करती है। एक्सक्रीट कराता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। अगर ये नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए अगर फेल होता है तो हमारा फिकस नहीं पास होगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन जो स्टोर होता जाएगा, स्टोन होने के चांसेस होंगे, बढ़ जाएंगे। बाइल्स का सिक्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका जो वॉल्व खुल नहीं रहा है तो उस कंडीशन पे भी प्रॉब्लम डाइजेशन की आ जाएगी। तो कहना ये है कि आर्गन जो हमारे बॉडी के, अच्छा हाँ, हार्ट के अगर वाल्व प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट के वाल्व में भी हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, हार्ट की मसल्स पे भी नर्वस सिस्टम का काम करता है, हमारे लंग्स के जो हैं उस पे भी हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, इसलिए हम प्रॉपर रिस्पायरेशन कर सकते हैं, सांसें ले सकते हैं। ओके। एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेन मतलब उठाने का, लिफ्टिंग करने का काम होती है, जैसे कि हम हाथ से कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, वज़न उठाते हैं। स्पाइनल नर्व्स जिसमें हमारी बॉडी मूव करती है। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एहसास करते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है हमारे सेल्स के अंदर, किस विटामिन्स को कितने बैलेंस में रखना है, कितने में उसे रिड्यूस कर देना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है फूड, जो हम भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो फूड्स लेते हैं, उसमें से उन केमिकल्स को कलेक्ट करना, उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। कलेक्ट करना और बॉडी को सप्लाई करना, एक्सेस है तो उसे रिमूव करना। अगर ये एक्सेस रिमूव नहीं कर पाता, बॉडी का नर्वस सिस्टम फेल हुआ है, तो वहाँ पर हमारे जो है जो यूनिट है टॉक्सिक्स की, वो बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हमारा भूख लगना, प्यास लगना, सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड कर, हमारे टेम्परेचर को फील करना। अगर टेम्परेचर हमारी फीलिंग कम हो गई है तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहेगा, हम उसी टेम्परेचर में काम करते रहेंगे, पता ये चला कि स्किन ड्राई हो गई। कोल्ड अगर एहसास नहीं हो रहा तो हम बॉडी को, अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमारी बॉडी कोल्ड से इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से डिपेंड करती हैं। ये नर्वस सिस्टम के जो हैं डायग्राम्स आपको, अब वीडियो जो है जब डाउनलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से एक करके देख लेंगे। और ये डायग्राम्स हम इसकी जब पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये देख, इसका काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमारा न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन का, ब्रेन से रिलेटेड। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑर्गन्स को ऑपरेट करते हैं।
ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स फ्लो का। और यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी में काम करता है। हर डिजीज़ यहाँ पर नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, तो इसलिए हमें नर्वस सिस्टम को केयर करते हुए उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। मेन फंक्शन, अब आ जाइए मेन फंक्शन, कंट्रोल्स सेंसेशन। जैसे कि हमने आगे बढ़ा, कंट्रोल रखता है सेंसेशन पे, टच, पेन, टेम्परेचर, विजन, हियरिंग, सुनना भी इसमें है। कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट, ये मूवमेंट पे कंट्रोल रखता है, अगर मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहा तो हम गिर पड़ेंगे। रेगुलेट द इन्वॉलंटरी फंक्शन सच एज हार्ट बीट, इन्वॉलंटरी जो फंक्शन होता है हार्ट बीट के अंदर होता है, ब्रीथिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, एंड कैलेंडर एक्टिविटी, जिसे हमें पता नहीं चलता लेकिन बॉडी के अंदर काम होता रहता है, जैसे हम इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं। ओके। और यहाँ पर क्या है, सेंसेशन, अगर सेंसेशन ये हमें फील होता है। कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी मसल, ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, जिसमें हम हमारी बॉडी अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, कोऑर्डिनेट नहीं करे, तो हमारी बॉडी जो है बैलेंस में नहीं रह सकती, खड़ी नहीं रह सकती। और गिरनेस के ड्यूरेशन में यही चीज़ देखा गया है। गिरनेस के ड्यूरेशन में हो सकता है ब्रेन को सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है ब्लड की, या मिल रही है डिफिशिएंसी है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या फिर वहाँ पर एक्सेस ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ कंजेशन पैदा हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में चक्कर आते रहते हैं। कंट्रोल्स मेमोरी, मेमोरी की याददाश्त भी इसी पे डिपेंड करती है। लर्निंग, सीखना भी इसी पे। इमोशन, हमारा गुस्सा होना, खुश होना इसी पे डिपेंड करता है, किसी पे प्यार आना वो भी इसी पे डिपेंड करता है। एंड बिहेवियर, इसी हिसाब से हमारा जो है बिहेवियर डिपेंड करता है, हमारी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, हम किस तरीके से कैसे किसके साथ व्यवहार करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल बॉडी ऑर्गन, इस तरीके से ये पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को फिट रखता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन ट्रेडिशनल एसोसिएट विद द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाए, द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस, जो पारंपरिक जो हमारी प्रैक्टिस है वो रिफ्लेक्ट करती है इस तरीके से। दिस प्रोडक्ट आर नॉट सपोर्टेड हाईली क्वालिटी क्लिनिकल एविडेंस, ये बार बार लिखा जाता है जब हम इसे सर्च पे डालते हैं, और इसे हमें लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक सेफ मोड है। अगर हम इसे दावा करते हैं कि नहीं ये 100% है, तो ये अभी कहीं तक किसी क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का किसी भी क्लिनिकल ट्रायल से पास नहीं हुई है, इस वजह से ये चीज़ सामने आती है। जब क्लिनिकल ट्रायल में ये पास की जाएगी, इसका प्रॉपर रिसर्च होगा, तब जा कर के इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। और जब बहुत से रिसर्च हुए हैं लेकिन उसके बारे में अभी हाईलाइट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो भी रिसर्च हुए हैं उसका किस वजह से काम करती है, क्यों काम करती है, किन किन प्रॉपर्टीज़ में मौजूद हैं जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम का, ये अभी क्लियरेंस किसी ने किया नहीं है। फॉर द ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ये जो नर्वस सिस्टम है न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए ट्रीट करने का काम आता है, जो एंड शुड नॉट रिप्लेस एविडेंस बेस्ड मेडिकल केयर। और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेडिकल पे, अगर इमरजेंसी है तो भेजना पड़ता है। जैसे कि अभी अगर पैरालाइज का केस आ गया है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसे अगर हम टच करते हैं तो एक रिस्क ही हो सकता है, तो इसलिए पहली बात, पेशेंट जो भी इलेक्ट्रोपैथ में आते हैं रेफरेंस से आते हैं या रेफ़र किए हुए बाद में आते हैं, तो वहाँ पे ये इसे ठीक करते हुए देखा गया है, जिसके बेस पे ये ट्रेडिशनल मानी गई है, नॉट एविडेंस उसको माना गया है। मेडिसिन, जिसमें ये लाइन से मेडिसिन है, सॉरी, और यहाँ पे ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, एक मिनट, शायद ये चार्ट बदल गया है, चार्ट, हाँ ये चार्ट सही है, वो से मुझे निकालना था। मेडिसिन जिसमें फैब्रिफिगो वन है, जो ट्रेडिशनल यूज़ के लिए फैब्रिफिगो वन इज़ डिस्क्राइब एज द एक्टिंग प्राइमरी ऑटोनोमिक इन्वायरमेंटरी नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंडरी आज सेंट्रल सेरिबुलर स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ये ट्रेडिशनल यूज़ की जाती है। ठीक है। एस्क्रोफ्लोसो वन, एस वन, जनरल ड्रेनेज, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सपोर्ट फॉर द नर्वस एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एस्क्रोफ्लोसो टेन,
ट्रेडिशनल यूज फॉर द नर्वस वीकनेस, फैटिगो, न्यूरोलॉजिया एंड फंक्शन ऑफ नर्व डिसऑर्डर्स, ये इंटेस्टाइन के लिए यूज़ की जाती है, कार्डिक मसल्स के लिए यूज़ की जाती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन स्टडी में आया है वो S5 प्लस F1 है। तो S5 और F1 अगर क्लिनिक में नहीं है, दोनों को बराबर इक्वल कर लेते हैं, तो उसके ये डिफिशिएंसी हमारे पास अगर इस टेस्ट नहीं है तो उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। कैंसरसो 5 ट्रेडिशनल यूज द इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इरिटेशन इज द बिलीव एंड इफेक्ट नर्व्स। Lymphatic number one, traditional use of support lymphatic drainage around the nervous system। जो भी ड्रेनेज नर्वस सिस्टम टिश्यूज़ के आसपास है, उससे ड्रेनेज करने के लिए, लिम्फेटिक का ड्रेनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं L1 का। और इसी तरीके से C5 का जो यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इरिटेशन अगर होता है तो उस जगह को हम इफेक्ट जो है नर्वस सिस्टम होते हैं, तो C5 यूज़ करने से ये रिमूव हो जाते हैं। वेनेरियो नंबर टू ट्रेडिशनल यूज द पेरिफेरल नर्व इरिटेशन एसोसिएट विद द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कंडीशन। जो भी क्रॉनिक कंडीशन में आ रही सर्वाइव हो रही है डिजीज, उसमें हम यूज़ करते हैं। या फिर हेरिडिटी जो से चली आ रही है, किसी पेरेंटियल जो डिजीज़ मानी कही जाती है, अगर वो है तो यहाँ पर हम उसको वेनेरियो टू दे करके, वेनेरियो वैसे वेनेरियो टू तो है नहीं, इसे कम्बिनेशन से बनाया गया है, लेकिन वेनेरियो वन है, आप दे ऐड कर सकते हैं अपने मेडिसिन के साथ। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जैसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे वहाँ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाने जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्लाइड एक्सटर्नल फॉर हेडेक, न्यूरोलॉजिया, नर्वस पेन एंड इंसोमिनिया एंड मसल्स स्पाज्म पे यूज़ किया जाता है। ठीक। White muscle spasm means muscles में टन, इंसोमिनिया नींद आना एंड मसल्स, हाँ मसल्स हेडेक, सर का दर्द, न्यूरोलॉजी जो स्नायु दर्द होता है, नर्व पेन जो नर्व के अंदर पेन होती है उसमें। इसीलिए ये कार्डियक हेल्पर मेडिसिन में बना गया है। जब भी किसी को हाई बीपी होता है तो E3 के साथ हम बी का कम्बिनेशन देते हैं। ओके। और इसीलिए जो हमारा फार्मूला है हाई बीपी का, उसमें S10 C5 F1 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी या डब्ल्यू वाइट इलेक्ट्रिसिटी तो ही दी गई है। एंजाइट को भी ऐड किया गया है क्योंकि ब्लड रेमेडीज़ है, और जो कि ब्लड के फ्लो पर, ब्लड के कार्डिया जो आर्टीरियल वॉल्व है उस पर A3 का काम होता है, वेनस सिस्टम में A2 का काम होता है, और एंजाइट को 1 का काम आर्टीरियल पे होता है। अगर ऐसा लगता है कि मुझे तीनों दोनों सरफेस पे काम करना है, आर्टीरियल और वेनस पे और ख़ास करके वॉल पे, तो वॉल के लिए हम फिर A3 का यूज़ करते हैं। ठीक है। वाइट इलेक्ट्रिसिटी बैनिको इलेक्ट्रिक भी कहा गया है, ये इटालियन शायद नाम है। ट्रेडिशनल यूज़ द एक्सटर्नल फॉर द पेन रिलीफ एंड क्लाइमिंग इरिटेड नर्वस सिस्टम। ये हमने अपनी क्लिनिक के अंदर देखा है कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी का ऑयल बनाया और पेशेंट को एब्डोमेन पे लगाया, फ़ौरन रिलीफ हो गया। पेशेंट लेटा हुआ लगा रहा था और लगाते लगाते ही बैठ गया। रेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिशनल यूज़ द एक्सटर्नल स्टिमुलेट सर्कुलेशन सर्कुलेशन इन वीक और पुअर फंक्शनिंग टिश्यूज़। ये इसीलिए पैरालाइज या कोई सेंसलेस बॉडी का पार्ट हो, या फिर कोई ड्राई हो रही है बॉडी ऑर्गन, तो वहाँ पे देते हैं ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए और नर्वस सिस्टम को प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए। जहाँ पे नर्वस सिस्टम कहीं पे जैसे कि पैरालिसिस के केस के अंदर होता है कि पूरी तरीके से नर्व के अंदर ड्राइनेस भी आने लगती है ऑर्गन के अंदर, तो वहाँ पे नर्व की सप्लाई भी इफ़ेक्ट होती है और ब्लड की भी सप्लाई इफ़ेक्ट होती है। तो दोनों के लिए हम आरई का यूज़ करते हैं। सॉरी। हाँ। कॉमन कंडीशन ट्रेडिशनल एड्रेस इन कॉमन कंडीशन ट्रेडिशनल एड्रेस इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। कॉमन जो कंडीशन है और जो यूज़ की जाती है मेडिसिन, उसमें है हेडेक, माइग्रेन, न्यूरोलॉजी या साइटिका, पेरिफेरल न्यूरोडाइटिस, नर्वस डेबिलिटी, स्ट्रेस रिलेटेड नर्वस कंप्लेंट्स, स्लीपलेसनेस, ट्रीमर्स,
सपोर्टिव यूज़ ली बनी। अगर किसी मेडिसिन में रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसमें अगर हम F1 का यूज़ ऐड कर देते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। Important notes: serious neurological conditions such as stroke, epilepsy, meningitis, Parkinson's disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, or brain tumor require the promote violent uh, evaluation and treatment by the qualified medical प्रोफेशनल पैक। तो इसमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस टाइप के केसेस हों, और कभी-कभी क्या होता है हमारे वहाँ नए-नए हैं, सभी चीज़ डिज़ीज़ का दावा कर देते हैं, और अगर वो सँभाल नहीं सके तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए अगर डायरेक्ट केस आता है तो सबसे पहले एपिलेप्सी का जो हमारे पास केस आता है उसे हम ख़ास करके न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन स्पेशलिस्ट वाले के पास जाते हैं। खुद दिखा के भी आ जाते हैं पेशेंट, तो उनकी रिपोर्ट होती है, उनकी रिपोर्ट के बेस पे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी हुआ है। तो ये क्या है, पुरानी फ़ाइल के साथ जो पेशेंट आते हैं उनके ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्ट कोई आ रहा है, आपकी समझ नहीं आ रहा है, तो पहले उसे स्पेशलाइज़ेशन के पास रेफ़र करें। वहाँ से अगर क्लियरिटी हो जाती है, टेस्ट के लिए सारी क्लियरिटी हो जाती है, तो फिर आप उसका उस पे हाथ रखें, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रिक्वायर द परमो क्योंकि ये इमरजेंसी कुछ केसेज़ होते हैं जिसमें अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो क्लेम भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें दूसरे जो मेडिकल साइंस है उसका थोड़ा सहारा लेना होता है। रिक्वायर्ड प्रमोट एवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट्स बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज सो शुड नॉट बी कंसिडर सब्स्टिट्यूट फॉर द एविडेंस। इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, बल्कि ठीक हुए हैं उसका एक रिकॉर्ड पूरा बड़ा है। बेस्ड ऑन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिस द कंडीशंस। इसमें कोई डायग्नोसिस का कोई प्रोसेस आयरिडोलॉजी है, जो वहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज़ को जो भी यहाँ पे है। आयरिडोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है जो अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है कोर्सेज में, और बहुत हाई कोर्सेज के अंदर रखा गया, पहले रखा गया था एमबीएच के अंदर था, अभी पीजी के कोर्स में हमने देखा नहीं, ग्रेजुएट, हाँ जीएच के कोर्स में भी नहीं अवेलेबल है, तो उसे हटा दिया गया है। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डायग्नोसिस का जो मेथड था आयरिडोलॉजी था, आयरिस डायग्नोसिस सिस्टम था। अभी वो फ़िलहाल नहीं है, और पुराने जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आयरिडोलॉजी, लेकिन आयरिडोलॉजी के साथ हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट्स का भी होना ज़रूरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो जो ज़्यादा कॉस्ट डेवलप करते हैं, तो इसलिए हमें बाहर से ही टेस्ट करवा करके और उसके बाद से ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये हमारा नर्वस सिस्टम का है, ये शायद डाला नहीं है आपके ग्रुप में, ये डाल दें, इसको वॉच करके आप देख सकते हैं। इसमें F1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने जनरेट किया है प्रोग्रामिंग से जनरेट किया है, जिसमें F1 छूट गया है, F1 को हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये पिक्चर्स जो जनरेट हुई उसमें वो उसने हटा दिया है यहाँ पे। जबकि बगैर F1 के नर्वस सिस्टम में कोई काम ही नहीं होता। F1 मेडिसिन ही खास नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन सर्कुलेशन के लिए ही बनी है, न्यूरॉन सेल्स के लिए। ओके, ये फैब्रिक वेगो है जो इसका यहाँ पे वहाँ छूट गया है, तो इसका हमने पूरा अलग से बना कर डाल दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। एनी डाउट और क्वेश्चन?